प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा। आज पीएम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन की भी शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अयोध्या दौरा। आज बृहस्पति को उनका उद्घाटन करेंगे वित्त मंत्री। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। जयपुर अजमेर हाईवे पर धमाकों के साथ फटे 200 सिलेंडर। 2 घंटे तक फटते रहे सिलेंडर। टैंकर ड्राइवर की जलकर मौत। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पर सुनवाई। आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। कफ सिरप से एमपी राजस्थान में अब तक 23 बच्चों की मौत। 5 राज्यों में कोल्ड कफ सिरप बैन। सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। खराब मौसम के कारण 3 दिनों से बंद थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नवे संस्करण का उद्घाटन करेंगे पीएम। मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम में 400 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल। लगभग 7000 वैश्विक प्रतिनिधि, 150 से अधिक देशों के लोग होंगे शामिल। लगभग 7000 वैश्विक प्रतिनिधि, 150 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल। पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन आज। मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम में 400 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नवे संस्करण का उद्घाटन करेंगे पीएम। मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम में लगभग 7000 वैश्विक प्रतिनिधि, 150 से अधिक देशों के नाम होंगे शामिल। दिल्ली से खबर, पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन आज। पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन आज। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का नवे संस्करण में शामिल। मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम में 400 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल। दिल्ली से खबर, पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन आज। लगभग 7000 वैश्विक प्रतिनिधि, 150 से अधिक देशों के नाम होंगे शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, तकनीकी और नवाचार को लेकर इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 3 दिवसीय फोकास्ट का पूरा आयोजन दिल्ली के यशोभूमि में हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करीब 9:35 के आसपास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम उद्घाटन के बाद इसमें भारत जो डिजिटल के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में, खासकर सेलुलर कंपनियों के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहा है और उसको लेकर
भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक जो पहचान बना रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर एक 3 दिवसीय सेमिनार का और कंपनियों के प्रदर्शन प्रोडक्ट होंगे और प्रतिनिधि पूरी दुनिया से शामिल होंगे। इसको लेकर 8 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें कहा जा रहा है करीब अंतरराष्ट्रीय स्तर दुनिया के तमाम देशों के 7,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और करीब इसमें विजिटर की जो संख्या बताई जा रही है वो करीब 1.5 लाख है और 150 देशों के प्रतिनिधि इसमें आ रहे हैं। ऐसी कंपनियां भारत के हैं जो डिजिटल और दूरसंचार और सेलुलर के क्षेत्र में जो काम कर रही हैं, उसमें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हो, सेलुलर से जुड़ा हो, जितने भी रिसर्च हो रहे हैं अपडेट हो गया। और इसीलिए इस पूरे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो थीम रखी गई है उसको सीधा रखा गया नवाचार और बदलाव, यानी रिसर्च टू ट्रांसफार्मर इसे नाम दिया गया है। और इस पर आधारित भारत की जितनी भी कंपनियां अपने प्रोडक्ट बना रही हैं, वो नेटवर्क के क्षेत्र में हो, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो, सेलुलर के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वो सारे के सारे अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन करेंगे, अपने जो नई रिसर्च है उसका प्रदर्शन करेंगे। और इन तमाम चीजों को है कि वैश्विक मंच पर पूरी दुनिया के सामने भारत जो डिजिटल इंडिया का नारा दे रहा है, वो किस तरह से भारत की कंपनियां और भारत के बनने वाले उत्पाद डिजिटल इंडिया में नवाचार और बदलाव के थीम पर आगे बढ़ रहे हैं, इसका प्रदर्शन लगातार 3 दिन तक किया जाएगा और जिसके शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम में करीब 400 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज उद्घाटन करेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा, आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम। लगभग 19,650 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट निर्मित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुंबई दौरा भी है, जहां पर वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र जा रहे हैं और खासकर दोनों दिन मुंबई के दौरे पर रहेंगे। मुंबई के नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है। हालांकि 4 टर्मिनल बनने हैं, उसमें से एक ही टर्मिनल और एक ही हवाई पट्टी बनकर रनवे तैयार है। उसका आज प्रधानमंत्री 3:05 पर उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ वहां पर एक मेट्रो ट्रेन का भी हरी झंडी दिखाएंगे जो अंडरग्राउंड बनकर तैयार हुई है। सबसे बड़ी खास बात इस एयरपोर्ट की ये है कि जो टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है वो पूरे कमल के फूल की डिजाइन में बनाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हालांकि 4 टर्मिनल का जो रूपरेखा है उसमें एक टर्मिनल और एक रनवे बनकर तैयार है। इसमें मूल रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार का जो डिपार्टमेंट है लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सिडको की 24% हिस्सेदारी होगी और 76% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की होगी।
यानी कह सकते हैं कि नवी मुंबई में जो आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, इस एयरपोर्ट की कमान और हिस्सेदारी के तौर पर अडानी का पूरा मालिकाना हक 76% के साथ होगा और 24% के साथ होगा और 26% महाराष्ट्र सरकार के साथ होगा। इस लिहाज से इसमें कहा जा रहा है कि अभी करीब 1.5 करोड़ यात्री इस एक टर्मिनल से यात्रा कर पाएंगे। 2 साल के अंदर ये पूरे चारों टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें यात्रियों की क्षमता करीब 9 लाख के आसपास हो जाएगी। और अभी जो एक टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे और पहला जो प्लेन लैंड करेगा प्रधानमंत्री का लैंड भी उसी रनवे पर करेगा। और इसको अभी फिलहाल आम जनता और आम उड़ानों के खोलने के लिए करीब 2 महीने का समय लगेगा। दिसंबर के आखिरी सप्ताह से तमाम देशों के लिए उड़ानें यहाँ से शुरू हो जाएंगी। फिलहाल तमाम तकनीकी चीजों का भी काम होना बाकी है, लेकिन एक टर्मिनल एक रनवे पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसको आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और वहीं से अंडरग्राउंड एक मेट्रो ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे मेट्रो लाइन मुंबई 3 नाम दिया गया और दूसरी फेज के तहत एक काम हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि नवी मुंबई को, और इस पहले से इंटरनेशनल मुंबई में चल रहा है, दूसरे के साथ साथ मुंबई के तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मेन शहर से नवी मुंबई से जुड़ने का मौका मिलेगा, आने जाने में आसानी होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये उड़ानें वहां से ज्यादा होगी। इसमें एक और सबसे बड़ा पार्ट बनाया गया जिसे कार्गो रूप दिया, यानी कमर्शियल उड़ानें होती हैं जिनके सामान की आवाजाही होती है, तो कार्गो विमान भी यहाँ से उड़ेंगे, उसके भी लिए टर्मिनल की व्यवस्था की गई है। तो कहा जा सकता है कि यात्री और कार्गो दोनों तरह के विमानों की यहाँ उड़ानें भरने की क्षमता तैयार की गई और 9 लाख से करीब यात्री पर डे यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। इस तरह की क्षमता का आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी की अगुवाई वाले 74% मालिकाना हक के साथ महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त वेंचर में यानी सिडको के साथ तैयार किया गया, जिसको प्रधानमंत्री का उद्घाटन करके हरी झंडी दिखाएंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुंबई दौरा भी है, जहां पर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। लगभग 19,650 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिहार चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक। पटना में सीट शेयरिंग को लेकर आज एनडीए की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी, जेडीयू समेत सभी गठबंधन के सहयोगी होंगे शामिल। बिहार चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक। बीजेपी, जेडीयू समेत सभी गठबंधन के सहयोगी होंगे शामिल। दिल्ली से खबर, बिहार चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक। पटना में सीट शेयरिंग को लेकर आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी, जेडीयू समेत सभी गठबंधन के सहयोगी इसमें शामिल होंगे। बिहार चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक। आपको बता दें कि कल इलेक्शन कमीशन ने डेट जारी की है बिहार चुनाव की। 2 चरणों में बिहार के चुनाव होने हैं। पटना में सीट शेयरिंग को लेकर आज एनडीए की ये बैठक होने वाली है। बीजेपी, जेडीयू समेत सभी गठबंधन के सहयोगी इसमें शामिल होंगे। बिहार चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? बिहार चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर आज एनडीए की बैठक होने वाली है और सीट शेयरिंग के लिहाज से ये बैठक काफी अहम है।
लाइन पर बने रहे। Please stay on the line. अखिलेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनको फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पटना में सीट शेयरिंग को लेकर आज एनडीए की बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है बिहार चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर? एनडीए की आज बड़ी बैठक होने वाली और सीट शेयरिंग के लिहाज से ये बैठक काफी अहम है। देखिए, बिहार विधानसभा का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। उसके बाद राजनीतिक दलों और गठबंधनों पर दबाव हो गया कि जल्द से जल्द कैंडिडेट घोषित करें। इसको लेकर सीट शेयरिंग फार्मूला तय करने को लेकर लगातार राजनीतिक दलों की बैठकें हो रही हैं, लेकिन एनडीए की जो बैठक हो रही है और उसमें खासकर एनडीए में सबसे बड़ी इस समय अड़चन चिराग पासवान बने हुए, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से ये कहा गया है, उन्होंने बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, बिहार भाजपा गठबंधन प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब 2015 में एनडीए के साथ उनका गठबंधन हुआ था तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से उनको 43 सीटें लड़ने दी गई थी, तो वो इस बार भी उतनी ही सीटें लड़ने के लिए चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार उतनी सीटें देने के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि 2015 में विधानसभा चुनाव के साथ नीतीश गठबंधन में नहीं एनडीए के साथ थे, लालू के साथ थे। इस बार वो भी है तो उनको भी सीटें देना है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों को गठबंधन और सीट शेयरिंग लगभग उसी फार्मूले पर जा रही है जिस फार्मूले को पर लेकर वो पहले लड़े थे। वो उतनी सीटें चाहते हैं, उनकी सीटें पर है। लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये ऐसे दो राजनीतिक दल हैं जिनकी वजह से अभी एनडीए के सीट शेयरिंग का फार्मूला थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है और इस पर चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो 5 सांसद उनके हैं तो उसके हिसाब से 25 सीटों पर चुनाव लड़ लें। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से लगातार 40 से ज्यादा सीटें लड़ने की बात कही जा रही है। और दूसरी सबसे चीज वो भी ये कह रहे हैं कि जहां जहां उनके सांसद जीते हैं उन क्षेत्रों में भी उनको 1-2 सीटें मिलने चाहिए जो कि पहले भाजपा ने नहीं दी थी। तो इस तरह से एनडीए की जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो रहा है। एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर जो बैठक सहयोगी दलों के साथ हो रही है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि आज से कल तक इस पर फाइनल फार्मूला तय कर लिया जाए, सीट संख्या तय कर ली जाए, विधानसभा वार जो क्षेत्र जिसको जहां देना है, किसको कहां चाहिए, किसको कहां उतारा जाना है, उन समीकरणों को फाइनल करके फाइनल कर दिया। तो ये देखना होगा कि आज एनडीए की बैठक होती, इसमें क्या अंतिम मोहर लग पाती या अभी 1 और 2 दिनों तक इसी तरह का सीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर तनातनी और बैठकों का दौर जारी रहता है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बिहार चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक, इलेक्शन कमीशन ने आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 2 चरणों में बिहार के चुनाव होंगे। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। अब एनडीए की अगर बात करें तो वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर आज जो बैठक होने वाली है उसमें चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है। पटना में सीट शेयरिंग को लेकर आज एनडीए की ये बैठक होने वाली। और दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दोपहर 2:30 बजे के करीब वर्चुअल बोर्ड से ये बैठक होगी। राहुल गांधी समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बिहार चुनाव के उम्मीदवारों पर हो सकता है फैसला। राहुल गांधी समेत कई नेता इस बैठक में होंगे शामिल।
राहुल गांधी समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली से खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। राहुल गांधी समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार चुनाव उम्मीदवारों पर हो सकता है फैसला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दोपहर 2:30 बजे आज वर्चुअल मोड से बैठक होनी है अखिलेश जी। राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से ही जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। देखिए, कांग्रेस का महागठबंधन जो कांग्रेस की अगुवाई में देश भर में चुनाव लड़ रहा है, अब खासकर बिहार की बारी है। इसमें आरजेडी यानी लालू प्रसाद की पार्टी हावी रहती है और यहाँ पर दो ऐसे सहयोगी गठबंधन है जो इंडिया गठबंधन में शामिल है। उनमें सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा अटका हुआ है, इसलिए वो खासकर आरजेडी की दिक्कत इसलिए भी ज्यादा बढ़ी है कि तमाम उनके विधायक और तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट और टिकट चाहिए, उनको नहीं मिल पा रही। कांग्रेस के तरफ से ये कहा जा रहा है कि पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने 70 सीटों के साथ 243 में से सीट शेयरिंग फार्मूले गठबंधन में लड़ा था। हालांकि जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो लेफ्ट के सभी पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव गठबंधन लड़ी थी। तो कांग्रेस ने कह रही है कि 70 सीटें हमने पिछली बार लड़ी हैं तो बहुत कंप्रोमाइज करेंगे तो हम 60 सीटों पर आ सकते हैं। भाई जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि उनको कम से कम 65 सीटें चाहिए। दूसरा क्या है कि आरजेडी के अभी भी 85 विधायकों से ज्यादा संख्या है तो उनको टिकट देना ही है। कुछ नई सीटों का भी उन्हें सिलेक्शन करना है। साथ मुकेश सहनी जो पहले एनडीए गठबंधन में लड़े थे चुनाव, वो इस बार मुकेश सहनी आरजेडी के साथ लड़ेंगे तो उनका भी टिकट का फार्मूला तय होना है। तो कह सकते हैं कि मेन जो कड़ी है आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश सहनी, इनके बीचों में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय है। लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस को सीटें कम दी जाए, लेफ्ट को सीटें कम दी जाए, लेकिन कांग्रेस कहना है कि मैं जब पिछले विधानसभा चुनाव में हम 70 में लड़े थे तो इस बार हम कितना कम कर सकते हैं, 60 से ज्यादा कम नहीं की जा सकती। तो 60 पर कांग्रेस अड़ी हुई है, 65 पर लेफ्ट अड़े हुए हैं और मुकेश सहनी भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हो कुल मिलाकर कि कांग्रेस के गठबंधन ने भी सीट शेयरिंग का फार्मूला जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए है, जैसे चिराग ने अपना अड़ंगा एनडीए में डाल रखा है, ऐसे यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फार्मूला बिहार में भी लटकता नजर आ रहा है। फिलहाल आज राहुल गांधी जब इस बैठक में शामिल होंगे, तेजस्वी शामिल होंगे, लेफ्ट के तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य शामिल होंगे, मुकेश सहनी शामिल होंगे, तो क्या कुछ नया फार्मूला निकल के आता है, कहाँ पे चीजें आकर अटकती हैं और सीटें तय होकर आगे बढ़ती हैं, क्योंकि नामांकन की तैयारी भी कैंडिडेट को करना है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि महागठबंधन की बैठक में आज 4 से 5 बजे तक क्या निकल कर आता है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अखिलेश जी। और बताते हैं आपको कि राहुल गांधी समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में घमासान जो है वो साफ तौर पर देखने को नजर आ रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3:30 बजे महानगर कार्यालय पर यह प्रेस वार्ता होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी व विधायक उपस्थित रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे महानगर कार्यालय पर यह प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3:30 बजे महानगर कार्यालय पर यह प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3:30 बजे महानगर कार्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी, जिस प्रकार से जो है आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन लेकर के, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लगातार जो है जनता तक एक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर को लेकर के, आत्मनिर्भरता को लेकर के, स्वदेशी सामान की खरीदारी को लेकर के जो है एक संदेश दिया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री भी पहले इस आत्मनिर्भर को लेकर के उनके द्वारा जो है कई बार जो है बयान आ चुके हैं, उसी के तहत आज 3:30 बजे करीब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मीडिया के सामने मुखातिब होकर के एक जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा उठाएं और आत्मनिर्भर हो करके जो है अपने कामों को आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार से जो है विपक्षी दल लगातार जो है इस मुद्दे को घेर रहे हैं कि लोगों का बेरोजगार खत्म हो रहा है, जो बिजनेसमैन हैं उनका रोजगार खत्म हो गया, तो काफी जो विपक्षी दल के जो लगातार सरकार के कदमों को और नीतियों को लेकर के उन पर सवाल उठा रहे हैं और वहीं पर जो है सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो केंद्र सरकार हो, लगातार इसी तरीके से जो है मीडिया के सामने मुखातिब होकर के ये लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हर प्रकार से जो है आत्मनिर्भर बने। उनका कहने का मतलब है स्वदेशी सामान को खुद बनाएं और जो भी सरकार के द्वारा जो ऋण मिलेगा, ऋण के तहत बैंक से ऋण लेकर के और इन्हीं कदमों के तहत जो है अपने पैरों पर खड़े हों। तो हर प्रकार से जहां बेरोजगारी की बात विपक्षी दल उठाता है, वहीं पर सरकार जो है आत्मनिर्भरता की बात को लेकर के आगे कदम बढ़ाने की जनता से अपील कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ। तो महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, प्रेस वार्ता में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी व विधायक भी उपस्थित रहेंगे। करीब 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी व विधायक भी उपस्थित रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे महानगर कार्यालय पर होगी प्रेस वार्ता।
और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दौरा आज। सुबह 10 बजे लखनऊ आवास से निकलेंगे अखिलेश यादव। विशेष विमान से बरेली एयरपोर्ट पर उतरेंगे अखिलेश यादव। रामपुर में आजम खान से मिलेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दौरा आज। आवास, लखनऊ आवास से निकलकर अमौसी एयरपोर्ट जाएंगे अखिलेश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? अखिलेश यादव का आज बरेली दौरा है और रामपुर में आजम खान से भी मिलने जाएंगे। इससे पहले एक डेलीगेशन जाना था जिसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है आजम खान की जेल की रिहाई के बाद ही अखिलेश यादव ने कहा था कि 8 तारीख को वो रामपुर जाएंगे और रामपुर में जो है आजम खान से मुलाकात करेंगे। और जिस प्रकार से उनके तरफ से ये बयान आया था कि मेरी सरकार बनेगी तो आजम खान के ऊपर जितने भी केस हैं सभी वापस ले लिए जाएंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम तक जो है अपने केस वापस ले लिए गए थे, उसी प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा था कि फर्जी केसेस हैं आजम खान के ऊपर, उन केसों को जो है उनकी सरकार बनने के बाद वापस ले लिया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार से 10 बजे जो है अखिलेश यादव जो है अपने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, वहां विशेष विमान से जो है बरेली जाएंगे। बरेली से जो है बाई रोड जो है वो आजम खान के घर जाएंगे और वहां जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि जिस तरीके से कल एक कहा गया था कि बरेली में जाकर के वो वहां के अधिकारियों से और जो लोग घायल हुए हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। तो हालांकि अभी जिस प्रकार से जो उनका शेड्यूल आया, शेड्यूल के हिसाब से जो है अखिलेश यादव का सबसे पहले मुलाकात जो है आजम खान से होगी। हालांकि आजम खान से जब इस बात को लेकर के मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने तंज जरूर कसा अखिलेश को लेकर के। उनका ये कहना रहा मुर्गी चोर और भैंस चोर से जो है अखिलेश मिलने आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो एक कमेंट जो एक कहते हैं तंज कसना, वो आजम खान ने जरूर कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ अगर वो आ रहे हैं तो उनसे हम मुलाकात करेंगे। तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव का आज जो है बरेली एयरपोर्ट पहुंचना, उसके बाद आजम खान से मुलाकात करना, एक कड़ी जरूर अब तक ये समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं जोड़ी गई है कि बरेली में पहुंचेंगे तो वहां के लोगों से और अधिकारियों से अखिलेश यादव मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक संभावना अगर वो अपने इस प्लान में जो अगर इस बात की जिक्र करते तो शायद उनको ये लग रहा था जैसे उनका प्रतिनिधिमंडल पहले बरेली जा रहा था तो नजरबंद कर दिया गया था अपने उन्हीं के घरों में, तो एक आशंका थी। तो इसी एक कड़ी को माना जा सकता है कि रामपुर में आजम खान से मिलने के बाद जो है अखिलेश यादव बाद में प्रयास करें बरेली में जा करके लोगों से मिलने का, और तो एक प्लानिंग मानी जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से सबसे अभी तक जो खबर है, विशेष विमान से पहुंच करके फिर उसके बाद बाई रोड आजम खान से मिलने जाएंगे। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे जहां पर वो आजम खान से मुलाकात करेंगे। लखनऊ आवास से निकलकर अमौसी एयरपोर्ट जाएंगे अखिलेश और वहां से विशेष विमान से वो बरेली के लिए रवाना होंगे। रामपुर में आजम खान से मिलेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बरेली दौरा आज।
और इसी बीच आपको बरेली से खबर बता देते हैं। बरेली से खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बरेली में चेंज ओवर। आज बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सुबह 11:15 पर बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश। 15 मिनट एयरपोर्ट पर रुकेंगे अखिलेश। 12:30 पर रामपुर के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। बरेली में चेंज ओवर के दौरान सपा नेताओं से करेंगे मुलाकात। शाम 4 बजे करीब बरेली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है? अखिलेश यादव आज बरेली आ रहे हैं और यहाँ पर वो आजम खान से मुलाकात करेंगे रामपुर जाकर। क्या कुछ जानकारी है उनके इस दौरे को लेकर? और देखिए, ऐसी निश्चित तौर पे कुछ ही दिनों पहले जो है सपा नेता जो कि वरिष्ठ नेता है आजम खान की रिहाई हुई और उसके बाद जो है लगातार कयास लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव जो है उनसे कब मुलाकात करेंगे। तो आज वो दिन है जब अखिलेश यादव आज बरेली आएंगे और बरेली से सीधा यहाँ से रामपुर के लिए सड़क मार्ग द्वारा रवाना होंगे और वहां पर करके आजम खान से मुलाकात करेंगे। दरअसल करीब 11:30 साढ़े 10 बजे जो है वो लखनऊ से बरेली के लिए रवाना होंगे और बरेली एयरपोर्ट पर पहुंचकर यहाँ से जो है करीब 15 मिनट एयरपोर्ट पर रुकेंगे, जो त्रिशूल एयरपोर्ट है वहां पर वो रुकेंगे और वहां पर जो है बरेली के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायकों की बात करें या फिर सांसदों की बात करें और जिला कार्यकारिणी की बात करें, उनसे बैठक करेंगे और एयरपोर्ट से ही बैठक करने के बाद सीधा वो जो है रामपुर के लिए रवाना होंगे और रामपुर में करीब 12:30 बजे वो रामपुर पहुंचेंगे और रामपुर में आजम खान की मुलाकात का समय बताया जा रहा है करीब 2 घंटा जो है रामपुर में अखिलेश यादव बिताने वाले हैं और उसके बाद सीधा बरेली वापस आएंगे। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से बरेली में बीते दिनों बवाल हुआ, बवाल में जो पीड़ित लोग हैं, जो घायल हैं, जो लगातार सपा आरोप लगा रही है कि पुलिस जो है अपनी मनमानी कर रही है और यहाँ पर जो है असहाय लोगों को सताया जा रहा है, तो उनको लेकर के मुलाकात करने के कयास लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, इससे पहले शानू अगर बात करें तो एक डेलीगेशन जो है वो रवाना किया गया था लेकिन उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। क्या लगता है कि आज वो मिलने जा पाएंगे अखिलेश? और देखिए, निश्चित तौर पे पहले की बात की जाए तो 2 दिन पहले एक डेलीगेशन भेजा गया था सपा सुप्रीमो की तरफ से, लेकिन उसको जगह जगह पर जितने भी सांसद विधायक थे उसमें खुद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे थे, उनको लखनऊ में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। तो साफ तौर पर से अखिलेश यादव का जो दौरा है बरेली से रामपुर के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन जो है उनको मिलने देगा किसी से और बरेली के नेताओं से भी मुलाकात बहुत ही कम हो सकती है। फिलहाल अभी गोपनीय सूत्रों की बात की जाए तो अभी भी संभवतः तौर पर जो है अखिलेश यादव का दौरा निश्चित नहीं माना जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल कार्यक्रम आ चुका है लेकिन प्रशासन की तरफ से बरेली की अनुमति नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो दौरा है अखिलेश यादव का ये भी टल सकता है या फिर लखनऊ से सीधा रामपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। बरेली में कहीं ना कहीं माहौल गर्म है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए शानू। और बता दें आपको कि लखनऊ से रवाना होंगे अब से थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव और बरेली पहुंचने के बाद वो रामपुर के लिए रवाना होंगे जहां कहा जा रहा है कि वो आजम खान से मिलेंगे। लेकिन हाल ही में 1-2 दिन पहले उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा था जिसे जब हिंसा हुई थी तो जो पीड़ित परिवार उनसे मिलने के लिए उसे मना कर दिया गया था। माता प्रसाद पांडे थे उसमें, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल जो सार्वजनिक सूचना है उसके हिसाब से अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ आजम खान से मिलने जा रहे हैं, लेकिन बरेली में माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। रामपुर से वापस 2.5 मिनट पर आएंगे, 2:30 बजे वापस आएंगे बरेली एयरपोर्ट। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बरेली दौरा कल। आज बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव।
सीतापुर से खबर जहां पर अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मारी। हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। बेटी के घर करवा देने जा रहा था बुजुर्ग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अटरिया थाना इलाके के NH 30 पर यह हादसा हुआ है। सीतापुर से खबर जहां पर अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मारी। हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। बेटी के घर करवा देने जा रहा था बुजुर्ग व्यक्ति। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अटरिया थाना इलाके में NH 30 पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अटारिया थाना इलाके के NH 30 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में डॉक्टर के क्लिनिक में हुई मारपीट। क्लिनिक में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। डॉक्टर और क्लिनिक स्टाफ ने मरीज को जमकर पीटा। पुलिस ने डॉक्टर और क्लिनिक स्टाफ पर दर्ज किया मुकदमा। पुलिस ने डॉक्टर और क्लिनिक स्टाफ पर दर्ज किया है मुकदमा। कोतवाली क्षेत्र की प्राइवेट क्लिनिक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने डॉक्टर क्लिनिक स्टाफ पर मुकदमा किया दर्ज। प्राइवेट क्लिनिक का ये पूरा मामला। क्लिनिक में हुई मारपीट का वीडियो वायरल। डॉक्टर और क्लिनिक स्टाफ ने मरीज को जमकर पीटा। पुलिस ने डॉक्टर और क्लिनिक स्टाफ पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र के प्राइवेट क्लिनिक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से खबर जहां पर अचानक बदला मौसम का मिजाज। बारिश से लोगों में दिखा ठंड का असर। तेज हवाओं के साथ ही हुई झमाझम बारिश। झमाझम बारिश होने से मौसम हुआ ठंडा। सोनपुर सैद नगली उजारी में जमकर हुई बारिश। बारिश से लोगों में दिखा ठंड का असर। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। झमाझम बारिश होने से मौसम हुआ ठंडा। बारिश से लोगों में दिखा ठंड का असर। झमाझम बारिश होने से मौसम हुआ ठंडा। अमरोहा से खबर अचानक बदला मौसम का मिजाज। बारिश से लोगों में दिखा ठंड का असर। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश।
झमाझम बारिश होने से मौसम हुआ ठंडा। कौशाम्बी से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। मुठभेड़ में इनामी बदमाश रचित सरोज उर्फ छिद्दू घायल। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश पर गल्ला व्यापारी से लूट का मामला दर्ज था। जुलाई में हुई 20,000 की लूट में फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात टली। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। जुलाई में हुई 20,000 की लूट में फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गाजियाबाद से खबर, जहां पर भारतीय वायुसेना मना रही स्थापना दिवस। सिंधन एयरबेस पे आयोजित किया जा रहा है स्थापना दिवस। यातायात पुलिस ने किया मार्ग परिवर्तित। भारतीय वायुसेना कर रही है आसमानी ताकत का शक्ति प्रदर्शन। यातायात पुलिस ने किया मार्ग परिवर्तन। भारतीय वायुसेना कर रही आसमानी ताकत का शक्ति प्रदर्शन। यातायात पुलिस ने किया मार्ग परिवर्तित। गाजियाबाद से खबर, भारतीय वायुसेना मना रही स्थापना दिवस। यातायात पुलिस ने किया मार्ग परिवर्तन। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।